OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. Today we will discuss about application of refraction. You may have seen that if you ever go for swimming, then the swimming pool seems shallower than its actual. होता तो पानी बहुत गहरा है, पर हमें लगता नहीं है, हमें लगता है कि बहुत कम है पानी। बट जब हम उसमें स्विमिंग के लिए जाते हैं, देन इट इज shallower than what we saw. और भी कई केसेस देखे होंगे आपने। यू मस्ट हैव सीन कि अगर कोई कॉइन पड़ा हुआ है किसी बाल्टी में तो वो लगता है कि बहुत ऊपर है, जबकि होता वो गहराई में है ना। कुछ और केसेस होते हैं, जैसे हम किसी टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉपी पे, उसके ऊपर अगर हम किसी ग्लास को रख देते हैं तो हमें लगता है कि जो वर्ड्स हैं या टेक्स्ट है वो उभरा हुआ है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इसी तरह सनसेट हमें थोड़ा लेट दिखाई देता है, सनराइज हमें थोड़ा पहले दिखाई पड़ जाता है। सो दीज आर ऑल ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी का एक मेन रीजन जो है, होता क्या है कि हम जब रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमें ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखता है। ठीक, एक्चुअल पोजीशन से पहले ऊपर दिखता है, एक इमेजिनरी पोजीशन पे दिखता है। व्हेन, इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन वी सी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम rarer medium and object is kept in denser medium, अगर ये केस है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रेयरर मीडियम से देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखता है, बल्कि थोड़ा पहले दिखता है। ठीक, शिफ्ट हो जाता है अपनी एक्चुअल पोजीशन से। देन ऑब्जेक्ट does not seem on its actual position. It appears upward, shifted. अपवर्ड की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये हमने एक केस लिया, इसको हमने मान लिया कि ये डेंसर मीडियम है और इस तरफ रेयरर मीडियम है। ठीक, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से कोई इंसिडेंट रे गई, यहाँ पे टकराई। अब डेंसर से इंसिडेंट रे मूव कर रही है टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम, तो क्या होगा इसके साथ? दिस इज द नॉर्मल, फर्स्ट वी विल ड्रा द नॉर्मल। नाउ दिस विल बेंड और डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ एंड विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये ऐसे गई। ठीक, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और while this angle is angle of incidence I। ठीक, अब अगर हम रेयरर मीडियम से देखते हैं इसी ऑब्जेक्ट को, यहां से हम देखते हैं अगर इसी ऑब्जेक्ट को, ओके, यहां से इसी ऑब्जेक्ट को देखते तो हमें ये यहां नहीं दिखेगा, हमें ये शिफ्ट हुआ दिखेगा यहां।
ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो अब यहाँ पे दिख रहा है, इमेज उसकी यहाँ पे हमें दिख रही है। यहाँ से देखने पे रेयरर मीडियम से उसी ऑब्जेक्ट को देखने पे दैट इज समवेयर हियर, ठीक, शिफ्ट हो गया। ओ आई जो है, ओ आई क्या है, शिफ्ट है। ओ एक्चुअल पोजीशन है, आई अपेरेंट पोजीशन है, इमेजिन की पोजीशन है जो हमें दिख रही है यहाँ से, ठीक है। हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, ये नॉर्मल है, इसको एन एन डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है ए ओ बी फॉर इंसिडेंट रे ओ बी, जो हमारी इंसिडेंट रे ओ बी है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ए ओ बी फॉर इंसिडेंट रे ओ बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, या इसको ए ओ बी बोल सकते हैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एन बी सी, एन बी सी, ओके। अब अगर हम देखें तो ये ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और ओ बी एन डैश, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। ये देखिए, ये एंगल आई और ये ये भी आई हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे देखें, अब ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल एम है तो ये एंगल भी एम होगा, अल्टरनेट एंगल है दोनों। तो यहाँ पे ए ओ बी और ओ बी एन डैश इक्वल है ओ बी एन डैश, दोनों ही आई के बराबर है। सिमिलरली ये करेस्पॉन्डेंस एंगल है, एंगल आर कैसे, ये अगर ये आर है तो ये भी आर होगा करेस्पॉन्डेंस एंगल से, है ना। तो हम लिख सकते हैं ए आई बी इज इक्वल टू एन बी सी इज इक्वल टू आर, रिफ्रैक्शन का एंगल। अब ए ओ बी में साइन आई क्या होगा, इन एंगल ए ओ बी साइन आई इज इक्वल टू, इसमें इस एंगल में साइन आई क्या होगा, ये 90 डिग्री है, साइन आई की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये इसको ऐसे मान लें हम, इस तरह से है एंगल ये, दिस इज द एंगल, ये वाला एंगल है। इसको स्ट्रेट कर दें अगर हम सीधा तो ऐसे हो जाएगा, तो साइन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए आई बी, ए आई बी में देखिए साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
साइन आर की वैल्यू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस आई बी। ठीक, बाई स्नेल्स लॉ से हमें क्या मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to medium m mu a is equal to sin I upon sin r। तो हम क्या लिख सकते हैं, m mu a is equal to sin I क्या है, ए बी अपान ओ बी, ए बी अपान ओ बी, और साइन आर क्या है, ए बी अपान आई बी। तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, आई बी अपान ए बी हो जाएगा, ए बी विल कैंसिल आउट, what we will get, IB upon OB। ठीक, IB upon OB। अब ये दोनों एन डैश और MO बहुत पास पास हैं, MO और एन डैश दोनों बहुत ही पास पास हैं, एन डैश एंड MO आर वेरी नियर टू ईच अदर, वेरी नियर टू ईच अदर। इसलिए हम OB को OA मान सकते हैं। ठीक, OB is equal to OA, OB is equal to OA and IB को हम IA मान लेते हैं and IB is equal to IA। ठीक, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या हो जाएगा, ए म्यू एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एम म्यू ए इज इक्वल टू OB अपॉन IB हो जाएगा, पलट गया, OB अपॉन IB है ना, एम म्यू ए IB अपॉन OB था, तो ए म्यू एम क्या हो जाएगा, OB अपॉन IB, पलट गया। ठीक, और OB क्या है, OA इज इक्वल टू OA अपॉन IB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IA। ठीक, और OA क्या है, एक्चुअल डेप्थ, IA क्या है, अपेरेंट डेप्थ। सो A mu m is equal to OA actual depth, actual depth upon apparent depth। ये हो जाएगा हमारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट कितना हुआ, एक्चुअल डेप्थ से हम अपेरेंट डेप्थ घटा दें, वही उतना ही शिफ्ट हुआ। शिफ्ट OA इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। ये शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो जाएगा, जो एक्चुअल डेप्थ है माइनस अपेरेंट डेप्थ, दैट इज शिफ्ट। अब ये शिफ्ट किन किन चीजों, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक, दो तीन फैक्टर हैं जिन पे ये शिफ्ट डिपेंड करेगा, कब ज्यादा होगा कब कम होगा। तो पहला फैक्टर तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो वी कैन राइट हियर फैक्टर्स affecting shift। कौन सा पहला फैक्टर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना ज्यादा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा शिफ्ट होगा। ठीक, यानी शिफ्ट जो है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, शिफ्ट उतना ज्यादा होगा। ये जो शिफ्ट है उतना ज्यादा होगा, विल डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दूसरा फैक्टर है थिकनेस ऑफ मीडियम। थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, शिफ्ट उतना ज्यादा होगा। थिकनेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शिफ्ट। ठीक। और तीसरा वेवलेंथ, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, शिफ्ट वैसे वैसे घटता जाएगा। ठीक। सो शिफ्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वायलेट की जो शिफ्ट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, रेड की जो शिफ्ट होगी वो सबसे कम होगी। यानी वेवलेंथ के जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे शिफ्ट घटती जाती है। ओके, so these are the three factors on which this shift will depend. Okay, so this was one of the application of refraction where we saw कि अगर हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखता है, बल्कि थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका अपोजिट भी है, अगर हम डेंसर मीडियम से किसी रेयरर मीडियम में देखते हैं तो वो और ज्यादा डेप्थ में दिखने लगेगा ऑब्जेक्ट। जितनी डेप्थ में होगा उससे ज्यादा डेप्थ में हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो इसका वाइस वर्सा भी है, डेंसर से रेयरर में देखने पे ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा लेकिन डाउनवर्ड्स, यानी और डेप्थ में चला जाएगा। सो दिस वाज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। एप्लीकेशन रिफ्रैक्शन के बहुत सारे हैं, आप देखोगे अपने चारों तरफ तो रिफ्रैक्शन के आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। ठीक, छोटे पर से हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं रिफ्रैक्शन, और इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। कोई पेंसिल जब हम ग्लास में डालते हैं तो पेंसिल हमें बेंड दिखती है, जैसे डालते हैं और फिर बाहर से ग्लास में देखते हैं तो बेंड दिखती है। ये पढ़ा होगा आपने जब छोटे होंगे। ओके, सो there are so many. This was one of the application of refraction where we studied about shift. Okay, so hope that you are studying very hard. With this hope, now I would like to wind up my session over here, and we'll meet in our next session. Till then, take care of yourself. Have a great day.